Hello friends, today I will start with Library and Information Sciences DIISB exam 2019 के क्वेश्चन पेपर with complete solution. Please don't skip वीडियो, ठीक है, वीडियो को skip मत करना और ढंग से देखना. You will get to know lot of things, okay? पहला क्वेश्चन कहता है Information is a option A communicating of news, knowledge or facts. Option B raw data. Option C unorganized data. Option D none of the above. So the correct answer is A. Information is communication of news, knowledge or facts. Okay. So information क्या है? Communicating of news, knowledge or facts. Okay, because it is a processed data. ये डेटा के बाद आता है, राइट? डेटा के बाद इंफॉर्मेशन आता है. जैसे कि आप एक पिरामिड दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए पिरामिड. डेटा होता है सबसे पहले, फिर होते है आपकी इंफॉर्मेशन, उसके बाद होता है आपका नॉलेज, उसके बाद होती है आपकी विजडम. DIKW पिरामिड भी कहते हैं इसको, ठीक है. तो डेटा जो होते हैं वो रॉ फैक्ट्स होते हैं. जब वो डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. तो आप उसको यूज़ कर सकते हो कम्युनिकेटिंग ऑफ न्यूज़ में, नॉलेज में और फैक्ट्स में. ओके. अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन यूज़ करता है? ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स और डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर के बारे में. जस्ट सेकेंड, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ. ठीक है. तो आपको जैसे कि पता होना चाहिए आपके जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो कब से कब तक आए थे, है ना? 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे जो वैक्यूम्स यूज़ होता जहाँ पे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स. फिर आते हैं आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो आपके 1956 से 1963 तक यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, सेकंड जनरेशन. उसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जहाँ पे यूज़ होते हैं. 1964 से लेकर 1971 तक थर्ड जनरेशन था. उसके बाद आता है आपका 1972 से लेकर 2010 तक फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है. उसके बाद से 2010 से अभी तक टिल डेट फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जो कि किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. सो हियर करेक्ट आंसर इज सेकेंड जनरेशन. ओके. Now comes question number third. InfluMnet program was initiated by. InfluMnet किसने इनिशिएट किया था? देखो InfluMnet है क्या, पहले तो ऑप्शन सुन लेते हैं. ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी IFLA. सो InfluMnet है क्या? एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ओके. जो किसने इनिशिएट की थी? UGC ने. UGC ने क्यों इनिशिएट की थी? जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयर हो पाए.
रिसर्चर्स तक इंफॉर्मेशन रीच कर पाए। ओके, तो ये एक ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी का। सो करेक्ट आंसर इज यूजीसी, ऑप्शन ए। ठीक है, इन्फ्लिबनेट कब बना था? 1991 में। ओके, मार्च 1991 में इन्फ्लिबनेट बना था। और इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, इनकैट, सोल, ई शोध सिंधु एंड शोध गंगा। ओके, दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ इन्फ्लिबनेट, फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूनिटी ऑफ कमांड implies that। यूनिटी ऑफ कमांड क्या इम्प्लाई करता है? यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाई क्या करता है? बेसिकली ये एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने दिया था। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बताई हुई। हेनरी फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है फ्रॉम 14 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए थे। ओके, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर इज़ हेयर। पहले तो आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपका एक सीनियर है, ठीक है, ये रेड मार्क वाला सीनियर है और ये जो ब्लू मार्क्स वाले हैं ये जूनियर्स हैं। जूनियर्स जो है, अगर वो एक को अपने जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं सीनियर ने, अगर वो अपने एक सिंगल को देंगे तो दिस इज़ अ राइट अप्रोच। बट अगर कुछ ऐसा होता है कि दो सीनियर्स को देनी है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही से पहुंच भी नहीं सकती। तो इसलिए राइट अप्रोच क्या हुई कि एक सीनियर होना चाहिए। करेक्ट, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, सबऑर्डिनेट्स शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सीनियर। ओके, बेसिकली हेनरी फेयोल ने आपने कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिनमरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉर्प्स। मैंने आपको ये सब मैनेजमेंट का जो मैंने पूरा एक सीरीज़ बनाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, प्लस उसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी दी हुई है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेमोरी यूनिट फंक्शन इज टू ऑप्शन ए टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ऑप्शन बी टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक functions, option C to receive data, option D to hold data, instructions, processed results. So here मेमोरी आपको मैंने बताया है पहले एक बार। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। ओके, कोई भी डेटा है उसको आपको स्टोर करना है किसी प्लेस में, राइट? तो वो एक स्टोरेज यूनिट है। तो ये बेसिकली इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होता है वो क्या होता है? बिट। ठीक है, मेमोरी सेल स्टोर्स अ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या है बेसिकली? होल्ड कर रहा है ना डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी, टू होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। ओके, now comes question number 6th. Question number 6th says what the Indian Library Association was founded in the year। Indian Library Association कब बनी थी? कब बनी थी ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे, 1933 में बनी थी। किसने बनाई थी? इसके फाउंडर थे एस आर रंगनाथन
ओके। उन्होंने पहले एक मद्रास एसोसिएशन बनाया था जिसको हम MALA बोलते हैं, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट ILA के कौन है? वो हैं BD कुंबर, ओके। एंड this much is okay. Now comes the main objective of triple RLF is to A, promote and support academic library services in the country, B, promote and support the public library service in the country, C, promote and support the special library services in the country, D, promote and support the library associations in the country. ट्रिपल RLF क्या है? ट्रिपल RLF है राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ओके। तो इन्होंने बेसिकली प्रमोट किया था किसको? इन्होंने प्रमोट किया था प्रमोट एंड सपोर्ट द पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बेसिकली ये बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज इन द कंट्री। ट्रिपल RLF जो है वो कहाँ पे है? वो इस टाइम पे कोलकाता में है। मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। ट्रिपल RLF कोलकाता में है और वो फाइनेंस कौन करता है? वो फाइनेंस करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको प्रमोट करती है, ओके। तो अब इसकी वेबसाइट भी देखिए ज़रूर, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8, लैन। लैन मीन्स, लैन क्या होता है? लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ है? एक कंप्यूटर है उससे कनेक्टेड जितने भी लिमिटेड कंप्यूटर्स होंगे एक ही एरिया में, ओके। नाउ कम्स कंप्यूटर नेटवर्क है बेसिकली ये जो कनेक्ट करता है लिमिटेड एरियाज़ के कंप्यूटर्स, जैसे कि आपके रेजिडेंस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेबॉर्ट्री में, ऑफिस की बिल्डिंग में, ठीक है। ऐसे होता है लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, पैन होता है, ओके। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ PhD इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किसने सबसे पहले PhD किया था? फर्स्ट अवॉर्डी, A, SR रंगानाथन, B, BS केशवन, C, DB कृष्णा राव और D, G भट्टाचार्य। किसने किया था? सबसे पहले PhD किया था, अवॉर्डी थे DB कृष्णा राव, ओके। 1957 में किया था इन्होंने DU से PhD। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10 कह रहा है IATLIS इज एन एसोसिएशन ऑफ। IATLIS किसका एसोसिएशन है? A, स्पेशल लाइब्रेरियंस, B, लाइब्रेरियंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, C, लाइब्रेरियंस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस, D, लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया। ये जो एसोसिएशन है ये है लाइब्रेरी साइंस टीचर के लिए, ओके। लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया के लिए ये एसोसिएशन फॉर्म हुई थी। ये कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 19 दिसंबर
1969 में। ओके, बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टाइम इससे रिलेटेड बात हुई थी आपकी यहाँ अक्टूबर 1960 में, ठीक है, डीओ में यूनेस्को रीजनल सेमिनार हुआ था, वहाँ पे इसके लिए बात हुई थी। उसके बाद 3 सेमिनार्स हुए 1960 के बाद। एक 1963 में हुआ BHU में, ठीक है, ऑल इंडिया सेमिनार ऑन एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप। फिर 1965 में हुआ, ठीक है, ऑल इंडिया सेमिनार ऑन एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप हेल्ड एट SNDT's वुमेन यूनिवर्सिटी। और जो थर्ड हुआ वो 1966 में हुआ, ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी साइंस DU में। जब उन सब बारे में जब बात हुआ तो लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म की गई। उस एसोसिएशन का जो नाम था वो IATLIS रखा गया, ठीक है, और वो 1969 में 19 दिसंबर को फॉर्म हो गए। IATLIS का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, साइंस। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11. Feedback mechanism is a part of which service? Feedback is a part of which service? Mechanism किसका part है? ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी रेप्रोग्राफी सर्विस और ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस। ये है फीडबैक SDI का पार्ट। ओके, SDI में फीडबैक मिलता है, ठीक है। SDI क्या है? बेसिकली SDI लाइब्रेरी साइंसेस में यूज़ होता है। ये एक टूल है और एक रिसोर्स है जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़र को इंफॉर्मेशन देने के लिए, टू कीप अ यूज़र इन्फॉर्म्ड ऑफ रिसोर्सेज ऑन स्पेसिफाइड टॉपिक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें CAS भी इंक्लूड हो जाता है, करंट अवेयरनेस सर्विस, जो इंफॉर्मेशन देता है न्यू लाइब्रेरी की एक्विजिशंस के बारे में। तो SDI में फीडबैक मिलता है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12th. Question number 12th. American Library Association was established in. American Library Association कब बनी थी? देखो, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन है। ओके, वो बनी थी 16 अक्टूबर को 1876 में शिकागो में। उनके प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट कौन है? जूलियस C. जेफरसन जूनियर। ओके, तो कब बनी थी? 1876 में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 13. यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज़ अ प्रोग्राम ऑफ। ये किसका प्रोग्राम है? UAP किसका प्रोग्राम है? A. IFLA, B. यूनेस्को, C. FID और D. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। UAP वेरी फेमस प्रोग्राम किसका है? ये IFLA का है। ओके, IFLA का फुल फॉर्म क्या होगा? IFLA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली
ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका इंटरेस्ट होता है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, और उसके यूज़र्स को हेल्प मिले जिसके थ्रू। ओके, वन ऑफ द वेरी बिग इंटरनेशनल बॉडी। ओके, प्रेसिडेंट इनके अभी कौन है? क्रिस्टीन मैकेंजी है। ओके, और यूएपी इन्हीं का प्रोग्राम है। ओके, एफआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि 1895 में फॉर्म हुई थी। तो इसका जो नाम है वो फ्रेंच है। ओके, वैसे फ्रेंच नेम है इसका। नाउ कम्स यूनेस्को पता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी पता है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग protocols is used in transferring file over the internet? फाइल को इंटरनेट में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? ऑप्शन ए POP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी SMTP, ऑप्शन डी TCP। एज फाइल ट्रांसफ़र की बात है तो फाइल ट्रांसफ़र किससे होती है? FTP से होती है। ऑप्शन बी FTP। बेस्ट एग्जाम्पल्स जो FTP के हैं ये मैंने यहाँ लिखा है, फाइलज़िला और WinSCP। FTP जो है वो एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है कंप्यूटर फाइल्स को बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या नहीं है? देखो, सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ? जो प्राइमरी से डिराइव होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्स जो हैं उसके अलावा जो नहीं होंगे सेकेंडरी सोर्स, वही तो या तो प्राइमरी होगा या तो टर्शरी होगा। तो इंसाइक्लोपीडिया, टेक्स्ट बुक, ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी पेटेंट्स, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विसेज। आप सबको पता होना चाहिए जो पेटेंट है वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, है ना। तो पेटेंट क्या हुआ? पेटेंट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो इट्स नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जो पेटेंट होता है क्या है बेसिकली? पेटेंट होता है जब कोई भी पर्सन है उसने कोई भी चीज़ इनोवेट की, तो अब वो उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव करना, वो कोई भी उसको यूज़ ना कर ले, तो इसके लिए पेटेंट करवाया जाता है। पेटेंट कराना या प्राप्त करना। ओके, नाउ comes to question number 16th. Question number 16 says colon classification is a system of library classification developed by। colon classification जो है वो SR रंगानाथन जी ने डेवलप किया था। ओके, he is a father of library sciences in India, right? 1933 में फर्स्ट एवर फेसेटेड क्लासिफिकेशन जो थी, जिसको हम एनालिटिको सिंथेटिको भी कहते हैं, वो कोलन क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। वो फर्स्ट एडिशन था, उसके बाद 6 मोर एडिशंस आए कोलन क्लासिफिकेशन के। नाउ कम्स क्वेश्चन 17th, Madras Tamil Nadu Public Library Act was enacted in the year। Madras Tamil Nadu Act कब इनैक्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1950। करेक्ट आंसर इज 1948।
ठीक है। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट कौन सा हुआ? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और वहाँ पे सेस लिया जाता है, लाइब्रेरी के लिए सेस लिया जाता है। Now comes question 18th. Library of Congress is a national library of Congress किनकी नेशनल लाइब्रेरी है? वो यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी है। ओके। ये इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 24 को 1800 में, वॉशिंगटन यूएसए में है। ओके। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 19th. Information relating to defense studies are provided by information जो भी डिफेंस स्टडीज से रिलेटेड है वो किसके पास होती है? ऑप्शन ए इंस्टॉक, ऑप्शन बी डेसीडॉक, ऑप्शन सी नासाडॉक, ऑप्शन डी एनएमएल। करेक्ट आंसर इज डेसीडॉक। ओके। डेसीडॉक जो है उनके पास इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू डिफेंस स्टडीज़। डिफेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डेसीडॉक के पास होती है। और डेसीडॉक जो है बहुत सारी रिसर्च करता है अदर देन रिलेटेड टू डिफेंस। इवन नाउअडेज है ना, इवन कोरोना के लिए भी ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डेसीडॉक का फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इनकी डायरेक्टर है अलका सूरी और लोकेटेड है दिल्ली में। कब बना था डेसीडॉक? 1970 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में, अलका सूरी इनकी डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कॉन्स्टिट्यूट। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किसके अंडर आता है? ए एकेडमिक लाइब्रेरी, बी पब्लिक लाइब्रेरी, सी स्पेशल लाइब्रेरीज और डी रिसर्च लाइब्रेरीज। करेक्ट आंसर इज ए एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरीज। Question number 21 says, which of the following are the search engines? कौन है सर्च इंजिन इनमें से? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी अल्टा विस्टा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखो याहू, गूगल, अल्टा विस्टा सर्च इंजिन्स हैं। अगर ब्राउज़र पूछे तो ये ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम इज़ अ ब्राउज़र। ओके। याहू फायरफॉक्स इज़ अ ब्राउज़र, बट सर्च इंजन तो गूगल और याहू और अल्टा विस्टा है। इनको सर्च इंजन बोलोगे या वेब सर्च इंजन बोलोगे या इंटरनेट सर्च इंजन बोलोगे, वन ऑन द सेम थिंग सब कुछ। ये सर्च करने में यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वेब में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 22. Berne Convention 1886 is associated with option A translation, option B copyright, option C standards, option D patent. 1886 का बहुत फेमस है, रीज़न बीइंग यहाँ पे कॉपीराइट से रिलेटेड बात हुई थी। तो ऑप्शन बी कॉपीराइट इज़ करेक्ट। कॉपीराइट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल राइट है जो कि यूज़ होती है फॉर अ पर्सन, क्योंकि उन्होंने वो एक्सक्लूसिवली वर्क किया होता है किसी चीज़ के ऊपर। ओके। तो उनको कोई भी क्रिएटिव वर्क होता है इसलिए वो कॉपीराइट उसके लिए लगाया जाता है और वो काफ़ी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एजुकेटिव और म्यूज़िकल फॉर्म्स के लिए कॉपीराइट लगाया जाता है। ओके। इससे रिलेटेड वर्ड फेयर यूज़ भी काफ़ी बार पेपर में आता है।
Now comes question number 23. Library building is a result of cooperation between the librarian and option A, finance officer, option B, architect, option C, registrar, option D, principal. करेक्ट आंसर इज आर्किटेक्ट। लाइब्रेरियन और आर्किटेक्ट की बात होगी कि उनको कैसी लाइब्रेरी चाहिए। आर्किटेक्ट जो लाइब्रेरी बनाएगा, लाइब्रेरियन बताएगा यहाँ पे ये शेल्फ के लिए स्पेस छोड़ो, यहाँ पे इसके लिए उसके लिए, सब कुछ लाइब्रेरियन बताएगा। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन 24th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए: ए कंप्यूटर हार्डवेयर, बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, सी फाइनेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ओके, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब हुआ हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक हो जाए, कम से कम स्टाफ लगे और कम इजीली वर्क हो जाए, सब कंप्यूटराइज्ड हो जाए, मैनुअल कुछ ना रहे। जैसे कि आपका ओपेक सिस्टम है, कार्ड कैटलॉग है, ठीक है, इवन RFID भी इसी के लिए हुआ था। तो इजी वर्क हो जाए, प्रोसेसिंग जो है वो इजी हो जाए और इसमें जो है टाइम सबसे कम लगे, ह्यूमन पावर ना लगे, ठीक है, इसलिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन किया जाता है। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन की से क्या होता है कि जो सारे इन हाउस फंक्शंस होते हैं ना, जैसे सर्कुलेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, एक्विजिशन हो गया, सीरियल कंट्रोल्स हो गया, ये सब बहुत ईजीली हो पाते हैं। Now comes question number 25. Call number generally consist of option A class number, option B book number and collection number, option C class number, option D book number, option D none of the above. So call number basically होता है class number, book number and collection number. Okay, now comes question number 26. OPAC stands for, OPAC का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ? OPAC ऑप्शन ए ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन बी ऑनलाइन पीरियोडिकल्स एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन सी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन डी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस क्लासिफिकेशन। Correct answer is public, online public access catalog, C. ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि यूज़ होता है लाइब्रेरी में और या फिर ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज़ में। इसमें क्या होता है, आप बुक को लोकेट कर पाते हो इससे कि बुक कौन से शेल्फ पे है, ठीक है, कहाँ पे पड़ी हुई है, ये आपको इससे इजीली पता चल जाता है। क्योंकि रीज़न मीन लाइब्रेरीज़ काफ़ी बार काफ़ी लार्ज होती है, अगर आप ऐसे ही बुक ढूंढने निकलोगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, लाइक राइट। तो ओपेक को ऐसे भी बोलते हैं, इट्स अ गेटवे ऑफ लाइब्रेरीज कलेक्शन। ओपेक जो है ना फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1983 में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 27. ISSN कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए 10 डिजिट, ऑप्शन बी 7 डिजिट, ऑप्शन सी 8 डिजिट, ऑप्शन डी 13 डिजिट। ISSN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये बेसिकली यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियल्स को। ओके, सीरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, तो ये है 13 डिजिट का। अगर पेपर में आए ISBN,
ISBN क्या हुआ, ISBN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, वो कितना डिजिट का होता है, वो होता है 10 डिजिट का। ओके, और वो किस लिए यूज़ होता है? आई एम सॉरी, ISSN consists of not 13 digits, it is consists of 8 digits. Okay. It consists of 8 digit. बेसिकली इससे हम लोग टाइटल्स ऑफ सीरियल पब्लिकेशंस में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपका जो ISBN होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है किसको? बुक्स को। बुक्स जो कितने डिजिट्स का होता है, वो 10 डिजिट्स का होता है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 28. 28 says the catalog card has been standardized at. Catalog card standardized at, ये क्वेश्चन RM/SSB में भी अभी आया था, है ना? आप सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बार बार। So here the correct answer is 7.5 into 12.5, ऑप्शन ए। कैटलॉग कार्ड क्यों यूज़ किए जाते हैं? कैटलॉग कार्ड के बहुत सारे अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। कैटलॉग कार्ड से एक तो इजीली एक्सेस कर सकते हो आप बुक को, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इट्स बेसिकली अ रजिस्टर ऑफ बिब्लियोग्राफिक आइटम्स, ठीक है। कैटलॉग कार्ड्स आपने देखा होंगे वुडन बॉक्सेस के अंदर होते हैं, है ना, कैबिनेट्स में होते हैं। कैटलॉग कार्ड सबसे पहले कब बना था? 1780 में बना था, 1780 में। 1780 में बना था। किसने बनाया था? वियना में बना था ये। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 says a person who receives the message is, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है, B फीडबैक, C इनकोडिंग और D मैसेज। करेक्ट आंसर इज, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, रिसीवर। जो भी मैसेज रिसीव करेगा वो कौन होगा? रिसीवर होगा। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय A. Shannon and Weaver, B. Laswell, C. Alan Kent, D. Khetar-Moore. Correct answer is Shannon and Weaver. शैनन एंड वीवर ने एक थ्योरी दी थी, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। है कि नहीं? उसमें क्या था? बेसिकली एक सेंडर था, इनकोड होती थी इंफॉर्मेशन, चैनल के थ्रू डिकोड होती थी और उसके बाद रिसीवर तक पहुंचती थी। ओके, चैनल में नॉइज़ भी होती थी, अब उसको नॉइज़ को फ़िल्टर किया जाता था, डिकोडर यूज़ होता था और उसके बाद वो रिसीव हो जाती थी इंफॉर्मेशन। इट्स अ वेरी फेमस मॉडल। इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको पता होना चाहिए, ये मदर ऑफ ऑल मॉडल्स है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 31. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट अप बाय इंडियन
काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, A NISCAR, ऑप्शन बी डेसीडॉक, ऑप्शन सी NASDOC, ऑप्शन डी इंस्टॉक। सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? वो होती है NASDOC में। ओके, सी NASDOC। फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। निस्केयर क्या है? निस्केयर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ओके, साइंस से रिलेटेड बात होती है जहाँ निस्केयर में, वो दिल्ली में है। डेसीडॉक का भी डिफेंस से रिलेटेड बात होती है, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। इंस्टॉक क्या है? इंस्टॉक क्या है? इंस्टॉक भी एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जिनके जो वो हैं इंस्टॉक जो है वो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, और ये भी साइंस से रिलेटेड इधर बात होती है ना। ये बेसिकली अंडर CSIR आता है और इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 32। A facility through which messages can be exchanged electronically by computer networks is called। कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ईमेल। मैसेज को हमको इलेक्ट्रॉनिकली इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको ईमेल कहेंगे। ईमेल के थ्रू आप क्या करते हो? आप यूज़ करते हो डेली, जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, है ना, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो ये ईमेल सर्विस कही जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफ़र करते हो इन्फॉर्मेशन को, वो POP और IMAP प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। ठीक है, अगर जीमेल के जो क्रिएटर पूछें तो आप बोलोगे पॉल बुचेट। कभी पेपर में आ जाता है आजकल, तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो बहुत कम यूज़ होता था ईमेल, आज के टाइम में तो बिना ईमेल के काम ही नहीं चलता। @ भी यूज़ होता है इसमें। ये क्या होता है? बेसिकली SMTP से इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए @ हम यूज़ करते हैं। ईमेल जो है फर्स्ट शुरू में देखा गया था 1960s के टाइम पे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 30। डैमेज्ड बुक्स विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड आर विदड्रॉन फ्रॉम लाइब्रेरी इज़ नोन एज। जो बुक्स डैमेज हो गई और उनको अब हमें उसको रिपेयर करना है, अब वो रिपेयर नहीं हो सकती और अब हम उनको सीधा विदड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं लाइब्रेरी से, तो उसको हम क्या कहेंगे? A शेल्विंग, B वीडिंग, C सर्कुलेटिंग और D एक्विजिशन। करेक्ट आंसर इज B वीडिंग। ओके, नाउ कम्स 34th। A client server based distributed hypertext and multimedia information system on the internet is called। client server based distributed hypertext। जब भी ऐसा कुछ है तो बहुत इजी है ये। ऑप्शन A वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन B सर्च इंजन, ऑप्शन C वेब ब्राउज़र, ऑप्शन D रिमोट लॉगिन। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हमारी वेबसाइट्स बनी होती है ना मोस्टली HTML में, PHP में, है ना।
नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 35. OCLC was established in the year. OCLC कब स्टैब्लिश हुआ था? OCLC स्टैब्लिश हुआ था 1967 में. OCLC का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, बताओ, सोचो. बहुत क्वेश्चंस आते हैं OCLC से रिलेटेड. OCLC का बहुत फेमस प्रोडक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड कैट. वर्ल्ड कैट के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और उसके थ्रू लाइब्रेरियंस, टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, लीडर्स, पायनियर्स, इवन लर्नर्स, सबके सब वर्ल्ड कैट को यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है. उसकी अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे लिखना वर्ल्ड कैट में ऑलमोस्ट 17,000 जो लाइब्रेरीज हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है. OCLC कहाँ पे है? ओहायो में, ओहायो में है, और ये 1967 में बनी थी. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इस टाइम पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो फेडरिक जी किलगॉर हैं. ओके. और आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू नो. पेपर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको सिर्फ वही बताती हूँ, उससे आगे पीछे कुछ नहीं. OCLC जो वर्ल्ड कैट है वो है क्या? बेसिकली वो एक ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है जो लार्जेस्ट है, पब्लिक एक्सेस कैटलॉग. ऑलमोस्ट 17,000 लाइब्रेरीज उसके साथ कनेक्टेड हैं. आप कह सकते हो उसका एग्जैक्ट नंबर है 16964 लाइब्रेरीज जो उसके साथ कनेक्टेड हैं इन 122 कंट्रीज. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 36. द मार्क टैग 250 इज. मार्क टैग 250 क्या है? A. पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डेट एक्सेट्रा. B. एडिशन एरिया. C. सीरीज एडेड एंट्री टाइटल. और D. पर्सनल नेम सब्जेक्ट हेडिंग. मार्क टैग बेसिकली यूज़ होता है AACR 2 में. ठीक है. एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में मार्क टैग्स के बारे में लिखा गया है. अब मार्क टैग में 250 जो है टैग वो होता है एडिशन एरिया का. ऑप्शन बी, एडिशन एरिया. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 37. 37 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन. लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे मैंने. A. एक्विजिशन सिस्टम. B. सीरियल कंट्रोल्स. C. कैटलॉगिंग. D. बुक एग्जिबिशन. करेक्ट आंसर इज D. बुक एग्जिबिशन. ओके. एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल्स, ये सब के सब लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, बट बुक एग्जिबिशन नहीं है. कोई फेयर लगाना है, कोई इन हाउस ऑपरेशन थोड़ी ना है. ठीक है. फेयर, FAIR बोल रही हूँ. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे.
EGRIS. EGRIS is an international information system for option A agricultural science and technology, option B architecture, option C engineering, option D social science. Correct answer is International System for Agricultural Science and Technology. बेसिकली इनके पास 9 मिलियन से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल science and technology. Now comes question number 39. A binary digit is usually represented as A 1 and 2, B 0 and 2, C 0 and 1, D none of these. Binary digit की बात करेंगे तो binary digit है 0 एंड 1. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1 की. ठीक है, 0 एंड 1 जो है वो सबसे पहले आई थी राइट, मशीन लैंग्वेज कह सकते हो जिसको. उसके बाद आपकी असेंबली लैंग्वेज आती है, उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं. तो 0 एंड 1 में ही होती है सारी लैंग्वेजेस. कोई भी लैंग्वेज आ जाए, बट जो बेसिक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को जो समझ आती है वो 0 और 1 ही समझ आता है. ओके, बाइनरी डिजिट तो ये हो गया. बिट क्या होता है? बिट होता है 1 डिजिट. ठीक है, उसके बाद आता है आपका बाइट. बाइट होता है आपका 8 डिजिट्स. निबल क्या होता है? उससे स्मॉल होता है, वो होता है 4 बिट्स. बस काफ़ी है, आगे हम कभी इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 40. कार्डेक्स इज फॉर मेंटेनिंग विजिबल रिकॉर्ड्स ऑफ. कार्डेक्स किसके लिए बनाया गया था? ए बुक्स, बी थीसिस, सी पीरियोडिकल्स, डी मैन्युस्क्रिप्ट्स. कार्डेक्स बना गया था पीरियोडिकल्स के लिए. ओके, बेसिकली हम लोग कार्डिक सिस्टम को यूज़ करते हैं किसके लिए? पीरियोडिकल्स के लिए. इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है. ओके, हम मैनुअली बेसिकली इससे हम लोग क्या कर पाते हैं? हम ट्रैक कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, सीरियल्स की. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. 41 कहता है द ओरल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज. ओरल कम्युनिकेशन को हम और क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन. ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप वाइन हम नॉन फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन को कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं. सॉरी, कुछ चीज़ें मैं आपको आसपास की बता देती हूँ, ध्यान दिया करें. 42. फेसबुक इज़ अ. फेसबुक क्या है? ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस, बी वेब ब्राउज़र, सी सर्च इंजन, डी डेटाबेस. वेरी इजी क्वेश्चन. ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस. फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग सर्विस है. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ई बुक्स. ई बुक्स के लिए क्या करेक्ट है? ए प्रिंटेड वर्जन ऑफ बुक्स, बी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ बुक that delivered is consumers in digital format, C any format available in the library only, or D book available in anywhere. See, e-books जो होती हैं, e-books होती हैं डिजिटल काइंड ऑफ बुक्स. ओके, तो क्या हुआ? ए हुआ ना, ए.
electronic versions of book that are delivered to consumers in digital format. बेसिकली आपने देखा होगा आज के टाइम में हम लोग न्यूज़पेपर भी घर पे नहीं मंगवाते, राइट? कोविड टाइम्स में, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर को ई न्यूज़पेपर फॉर्म में देख लेते हैं। सिमिलरली ई बुक्स जो होती हैं कि आप बुक्स को डिजिटली रीड कर रहे हो, ठीक है, चाहे अपने लैपटॉप पे चाहे अपने फ़ोन पे। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 44. 44 says Lipsys software was developed by whom? A. Inflibnet. B. DataPro Consultancy. C. Lipsys Corporation. Or D. U&I Software Private Limited. करेक्ट आंसर इज लिप्सिस सॉफ्टवेयर लिप्सिस कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 45. 45 says Internet Explorer is the A. search engine, B. web browser, C. social networking site और D. database. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया आपको, वो है वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वो सब वेब ब्राउज़र्स हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 46. द वर्ड इंफॉर्मेशन इज कम्स फ्रॉम. इंफॉर्मेशन कहाँ से आया वर्ड? इंफॉर्मेशन ए लैटिन वर्ड है, बी ग्रीक वर्ड है, सी फ्रेंच वर्ड है या फिर रशियन वर्ड है? इंफॉर्मेशन लैटिन वर्ड है। ओके, करेक्ट। मैंने आपको इससे रिलेटेड भी, वर्ड से रिलेटेड भी एक वीडियो बना के दिया है, काइंडली लुक एट दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 47 सेज लैंग्वेज बैरियर इज ओवरकम बाय. लैंग्वेज बैरियर कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ए ट्रांसलेशन सर्विस, बी फॉरेन एक्सचेंज, सी ग्लॉसरी और डी रेफरिंग। करेक्ट आंसर है लैंग्वेज बैरियर हम ओवरकम कर सकते हैं ट्रांसलेशन सर्विस के थ्रू, है ना। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप क्या करोगे? अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है तो आप ट्रांसलेशन सर्विस लगा लोगे, है ना। अगर आपकी कॉमन लैंग्वेज आप उसके थ्रू समझ लोगे चीज़ को, है ना। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ क्या रिलेट नहीं करता? ए सेंडर, बी रेसिपिएंट, सी चैनल और डी एंट्रोपी. करेक्ट आंसर इज डी एंट्रोपी। ओके, now comes question number 49. Which one of the following is not the function of library maintenance section? A. arrangement of the documents on the shelves and organization of the stock room of the library. B. library software installation. C. dusting and cleaning of collection. D. preparation and maintenance of guides. Here correct answer is लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। देखो, जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को मेंटेनेंस में नहीं लगाते। हम कहेंगे हम डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस करेंगे गाइड्स की, हम अरेंज करेंगे अपनी बुक्स को, बट डॉक्यूमेंट्स को हम अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, बट हम इंस्टॉलेशन, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात नहीं करेंगे वहाँ पे, है ना। 50. Which of the following can be considered as formal channel of communication? Formal channel of communication कौन सा है? A. book, periodicals, conference proceedings. B. research reports, correspondence, books. C. short communication, journals, email, thesis. or D. conversation, electronic journals, research reports. Correct answer is A.
book periodicals, conference proceedings. Okay. Thank you friends, thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. Kindly look at the button, there is a red button of subscribe. You can subscribe my channel. Okay, and to get more videos आप मुझको just a second UGC library videos at gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे लिख देती हूँ UGC लाइब्रेरी वीडियोस at gmail.com। आप मुझको शेयर कर सकते हैं अपना कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास हो, आपको कुछ न्यू लर्न करना हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। ओके, एंड टेल मी व्हाट एल्स आई शुड इम्प्रूव and kindly share with your friends so that I can make more and more videos। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी मुझको हेल्प करने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ you all know। Thank you very much।